नमस्कार, सिंहासन पर महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी में चौथे चरण का चुनाव है। 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी है। दोपहर के 3 बजे तक 49.89% वोटिंग हुई है। इस फेज में योगी सरकार के 4 मंत्री समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लखनऊ कैंट से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से चुनावी समर में हैं। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सदर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री करने वाली अदिति सिंह मैदान में हैं, तो वहीं राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र से है। ऐसे में बीजेपी के लिए पुराने नतीजे दोहराने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 2017 में बीजेपी ने 59 में से 51 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस और बसपा को 2-2 सीटें मिली थी। इस बार ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सपर्ट के आंकलन के आधार पर मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। सपा बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है, लेकिन फिलहाल हर पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब किसके दावों पर जनता मोहर लगाएगी, यह 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी फिर पुराने नतीजे रिपीट कर पाएगी या सपा उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बता दें कि 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी है। 3 बजे तक का आंकड़ा भी आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। 49.89% मतदान हुआ है और अब समीकरण यहाँ पर इस बार कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर यह कहना अभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि बीजेपी 2017 की तरह इस बार फिर से अपने नतीजे रिपीट करने वाली है, अपने अच्छे प्रदर्शन को रिपीट करने वाली है। हालांकि बीजेपी अब भी दावा कर रही है, 300 पार का नारा दे रही है, लेकिन ये दावा और नारा कितना सफल होगा 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर अपने शुरू से कुछ अहम मुद्दों को लेकर चुनावी रण में है और इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर किसके लिए कितनी बड़ी चुनौती और किस तरीके से पार किया जाएगा। इस पर बात चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा अभी सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूंगी। चौथे रन का चुनाव है, 3 चुनाव हो चुके हैं 3 चरणों में, तो ऐसे में अब यहाँ पर किस तरीके की उम्मीद है, क्या समीकरण कह रहे हैं? ये तो पता ही नहीं है कि समीकरण क्या कह रहे हैं। इसकी खोज सभी लोग कर रहे हैं कि वास्तव में, क्योंकि इतना साइलेंट वोटिंग हो रही है और शुरू में तो कोरोना का इम्पैक्ट था और लोग थोड़ा वोटिंग भी कम डाल रहे हैं, 1% आधा परसेंट। तो फिर मुद्दे जो पब्लिक के बीच में है वही महंगाई, बेरोजगारी और वो जो कॉमन मुद्दे होते हैं, कोई बड़ा मुद्दा न होने की वजह से भी चुनाव की दिशा पता ही नहीं लग रही है। दूसरा, जो बीजेपी है उसका बहुत ही मैसिव कैंपेन कर रही है, हर स्तर पर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश की सभाओं में भीड़ अच्छी आ रही है, लेकिन कैंपेन अखिलेश के इर्द गिर्द तक ही ज्यादा सिमटी हुई है। तो बहुत ही ऐसा ये अलग पैरामीटर पे चुनाव हो रहा है, जिसको समझने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर असमंजस की स्थिति है, केवल आकलन के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। और अभिषेक जी, आपके पास भी यहाँ पर मैं आना चाहूंगी। क्या उम्मीद है चौथे चरण से? हेलो जी अभिषेक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। चौथे चरण से कैसी उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी को? देखिए, हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी उम्मीदें हैं और हम सभी लोग जान रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और जनता का प्यार आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए हमें भी किसी प्रकार की संशय नहीं है। जी, दीपक बघेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। दीपक जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। जी, आपसे भी पहला सवाल यही कि अब चौथे चरण को किस तरीके से देखते हैं? कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ पर शुरुआत अच्छी देख रहे हैं, तो अंत की अच्छी उम्मीद कर सकते हैं? जी प्रीति जी, आज अवध क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और अवध क्षेत्र में अगर प्रभु राम का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा वहां पर करने जा रही है और पुनः अपना जो पुराना प्रदर्शन है उससे भी बेहतर करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। संजीव जी,
जिस तरीके से यहाँ पर तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार को भी आपने सुना कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है और इस बार कड़ी मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कड़ा दोनों दलों के बीच में, और अभी कुछ कहना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन आप लगातार ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम दर्शकों को भी ये तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन आप ही से हम जानना चाहेंगे क्योंकि बारीकी से आप चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या इस बार समीकरण कह रहे हैं और यहाँ पर चौथा चरण किसके लिए चुनौती है, किसके लिए आसान? बिल्कुल प्रीति, देखिए 2022 के विधानसभा चुनावों के चौथे चरण की वोटिंग आज हो रही है। राजधानी लखनऊ में है, लखीमपुर खीरी में है, और जहां भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहां पर वोटिंग है। लेकिन कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरे चरण की बात करें तो बड़ी नेक टू नेक फाइट दिखाई देती है। हालांकि पलड़ा थोड़ा सा सपा की तरफ झुकता दिखाई देता है, लेकिन अब जो चौथा चरण आज जहां वोटिंग हो रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा माइलेज लेती नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर सवाल कर लेते हैं अभिषेक से। मेरा सवाल था, अभिषेक जी, पहला, दूसरा, तीसरा चरण तक तो ठीक रही बात, लेकिन अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे, क्या आपको लगता है कि आपकी जो थोड़ा सा माइलेज था वो कम होता जाएगा? देखिए संजीव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो आकलन है, तो हमने ये जरूर माना था कि तीसरे चरण तो नहीं, लेकिन चौथे चरण में हमारी कुछ थोड़ी बहुत सीटों का अंतर आ सकता है। लेकिन पांचवें चरण आने तक में हम लोग बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के आसपास आ जाएंगे। इसमें हमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि जैसा आपको भी अच्छे से पता है, बाकी सब लोगों को भी है कि मैं कल खुद भी बलिया से आज सुबह ही आया हूँ, तो क्योंकि वोटिंग था, यहाँ पे मेरा वोट लखनऊ में ही रहता है, तो मैंने खुद वहां पे जमीन स्तर पे जाकर के पूर्वांचल पे, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे देवरिया हो, काफी जगह पे मैं जाकर के प्रचार प्रसार भी करा, तो मैंने इस चीज को देखा कि जनता का आशीर्वाद, प्यार पूर्वांचल में बेइंतहा प्यार हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और बिल्कुल पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई भी हमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। दीपक जी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा को कौन सा औजार मिल गया है जिससे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? ऐसे कौन सा अलाउद्दीन का चिराग इनके पास है? ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं दीपक जी, जो पूर्ण बहुमत की सरकार के सपने सजो रही है सपा? इनके पास नींद में सोए हुए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो सपने हैं जो इन्होंने नींद में देखे, और भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी सपनों को साकार करने का काम किया। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई बेस तो है नहीं, बिना बेस के, बिना आधार के आज ये बात कर रहे हैं, ये चुनाव में जीतने जा रहे हैं। परंतु सबको मालूम है स्पष्ट रूप से, जब इनकी सरकार रही थी तो इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। जिस प्रकार से इनकी सरकार में अराजक तत्वों का हावी रहना रहा, या आज भी उन्हीं तत्वों को फिर दोबारा से हावी करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, तो लोग मुझे लगता है दीपक जी को पहले तो इस बात को समझना चाहिए होगा कि आज सभी चैनलों से लेकर के हर एक व्यक्ति जान रहा है कि आप हमारे समाजवादी पार्टी के साथ आप डायरेक्टली बेस पे आप आकर के फाइट कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमारा कोई बेस नहीं है। नंबर एक बात तो ये बात तो आपको किसी से झूठा साबित हो जाता है। दूसरी चीज, हमारी तो पहली जीत हुई थी, वो 1 लाख 1.5 लाख से हुई थी। दूसरी चीज, आप मुद्दों की राजनीति तो करते नहीं है। आपको महिला सुरक्षा पे बात करनी चाहिए, आपको स्वास्थ्य सेवाओं पे बात करनी चाहिए, आपको शिक्षा पे बात करनी चाहिए, आपको महंगाई पे बात करनी चाहिए, लेकिन आप किसी भी मुद्दे पे बात न करके आप जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। आपकी परेशानी यही है, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम इन सब के बेस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता जनार्दन, जनता जान चुकी है कि आपका चरित्र क्या है। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि 12वीं पास इंटर पास करने के बाद 12वीं में एडमिशन लेंगे तो हम लैपटॉप और एंड्रॉइड खोल देंगे, तो समझ सकते हैं 12वीं पास के बाद कौन इंटर में एडमिशन लेगा। तो ये तो जुम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार प्रवक्ता है, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभिषेक बात पूरी होने दीजिए। दीपक जी बोलिए। दीपक जी कंटिन्यू। जी देखिए संजीव जी, हमने 1 लाख से अधिकतर हमारी सीटों पर जो जीत रही थी वो 1 लाख से ऊपर रही, कहीं पर 1.5 लाख रही, तो ऐसी हमने बड़ी बड़ी जीतें की। अगर कहीं पर नुकसान भी होता है तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा, 15,000 का नुकसान हो जाएगा, पर उसका एक ऐसा माहौल नहीं बनाया जा सकता ना कि समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए
पहले भी ऐसा करके दिखाया है। राष्ट्रीय लोकदल की 2017 के अंदर क्या गठबंधन नहीं था, क्या कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, 2 लड़के थे फिर भी नहीं हुआ वहां पर कुछ। 2019 के अंदर बबुआ का गठबंधन था, लोगों ने बोला बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग है, उसके लेकिन बाद भी लेकिन उस लोकसभा और विधानसभा का परसेप्शन अलग होता है दीपक जी लोकसभा चुनाव का परसेप्शन, विधानसभा चुनाव का परसेप्शन अलग होता है, ये बात तो मानेंगे आप ना? जी जी, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनावों में वोट देने का मतदाता का एक अलग नजरिया होता है, पर मतदाता राष्ट्रीय नेतृत्व को भी देख रहा है, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भी प्रखर होकर आज बात कर रहा है। आज उसे पता है धारा 370 कश्मीर के अंदर से हटी है, तो वो उस पर यहाँ पर वो खुश होता है। और जिस प्रकार की समाजवादी पार्टी के लोग और इस तरह के लोग जिस प्रकार से पाकिस्तान की जीत पर या पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन मानने पर जो अपना बयान देते हैं, तो मतदाता समझता है कि राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को डिलीवर भी किया ठीक है दीपक समाजवादी जी, विजय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। संजय जी, दीपक जी ठीक है, मैं आपकी बात बघेल आ जी गई। की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अभिषेक आपके पास लौटेंगे। पहले एक सवाल विजय उपाध्याय जी से। विजय उपाध्याय जी, आप उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़ी बारीकी से समझते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन और रूस का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार लाइए। तो क्या आपको लगता है कि फिर से राष्ट्रवाद की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है और उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कि भारतीय जनता पार्टी ही देश को सुरक्षित रख सकती है? क्या ऐसी कोशिश है फिर? देखिए, ये बात तो सही है कि कोई भी पार्टी अगर केंद्र में मजबूती से होती है, जिसे जनता का भरपूर समर्थन होता है, तो देश को मजबूती मिलती है, क्योंकि फिर दुनिया के दूसरे देश के प्रधानमंत्री और दूसरे देश के पॉलिटिशियन से ज्यादा महत्व देते हैं। जब से गठबंधन की सरकारों का दौर भारत में आया था, आप देखिए धीरे धीरे हमारी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उतनी ताकतवर नहीं रही जितना इंदिरा जी के जमाने में, नेहरू के जमाने में, या राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने थे 85 में, तो उनका अमेरिका दौरा बहुत ही चर्चा में था, क्योंकि बहुत जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ। तो आप भी ये मानते, विजय जी आप भी ये मानते हैं कि सपा आ गई तो देश को खतरा हो जाएगा? नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ भैया, आपने कहाँ से कहाँ बात उठा के रख दिया। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आप इस तरह की बात मुझसे मत पूछिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपा के आने से देश को खतरा होगा। ये हमारा देश जो है फेडरल स्ट्रक्चर में है, और राज्यों में कोई भी सरकार हो, केंद्र में कोई भी सरकार हो, दोनों में बिल्कुल कोई जरूरी नहीं कि एक ही जैसी सरकार हो। मैंने तो, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा था, और मैंने भाजपा का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का नाम लिया था। तो ऐसा नहीं है कि राज्य में लेकिन अगर कोई मजबूत राजनीतिक दल जिसका जनाधार ज्यादा अच्छा होता है, अब आप सिंगापुर का उदाहरण ले लीजिए, आप सोवियत संघ का रूस का उदाहरण ले लीजिए, चीन का उदाहरण ले लीजिए, वहां के राष्ट्र प्रमुख लगातार कितने सालों से, समझ में आ जाएगा कि देश कैसे मजबूत होता है। और अगर क्या आप इस उदाहरण को सही मानते? विजय जी आप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सपा को जिताना चाहिए, आप इस उदाहरण को सही मानते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताना चाहिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। आपने एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे बात की, तो मैं एक जो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन की और इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स की, मैं उस पर बता रहा था। लोकल पॉलिटिक्स पे, अगर लोकल पॉलिटिक्स में आप बड़े सवाल पूछेंगे तो उसका बड़ा जवाब मिलेगा, फिर लोकल इश्यूज पे से हट जाएगा वो। इसलिए मैं लोकल इश्यूज पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। अगर आप पूछेंगे कि भाई देश में क्या होना चाहिए, तो मैं देश की बात करूंगा। अब आप यूपी की बात करेंगे तो मुझे यूपी पे, तब मैं यूपी की बात बता सकता हूं। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसको आपने एक तरीके समझा, फिर दूसरी तरीके सवाल पूछ लिया। देखिए, राज्य का चुनाव राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, और पार्लियामेंट का चुनाव देश की जो केंद्रीय सत्ता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री चूंकि पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, उनको पॉलिटिक्स करनी है, उनको अपनी पार्टी को मजबूत रखना है, तो जाहिर है वो इस तरह का बयान देंगे। दीपक जी यहाँ पर एक सवाल ये भी, इसी सवाल का जवाब चाहते हैं आपसे भी। प्रीति एक मिनट जी, अभिषेक जी देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको इस बात को क्लियरिटी कर दूं संजीव जी, कि आप देखिए कि जब आपने दीपक जी से प्रश्न को किया तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने क्या राष्ट्रवाद की बात करने लगे। जब आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, जब आप विधानसभा की बात करते हैं तो आपको प्रदेश के नेतृत्व की बात आती है, और उसमें आपने प्रदेश के लिए क्या काम किया उनके आधार पर वोट मांगा जाता है, और आप आगे क्या करने वाले हैं उन चीज को बताया जाता है।
लेकिन दीपक बघेल जी को आपने शुरू से देखा, शुरू से लेकर के अंत तक में अभी जितनी भी बातें हुई उनमें एक बार भी उन्होंने मुद्दे की बात नहीं की, राष्ट्रवाद की बात करने लगे। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि सिर्फ ये लोगों को राष्ट्रवाद के नाम से इधर उधर बताना, बहलाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं। और मैं आपको, जैसा कि अभी आदरणीय उपाध्याय जी ने भी इस बात को कहा, देखिए जब आपने मोदी जी ने जब रूस और यूक्रेन का नाम लिया तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने वोट की अपील किस आधार पे किया। और आदरणीय उपाध्याय जी ने भी इस बात को बिल्कुल दूसरे रूप में जरूर बोला है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया। सबसे बड़ी चीज ये देखिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उन लोगों की बात की जिन्होंने देश को सशक्त तरीके से चलाया था। इसका मतलब कि वो खुले तौर पे ना बोल करके इनडायरेक्टली वे में उन्होंने इशारा दिया इस चीज को कि आदरणीय मोदी जी वो प्रधानमंत्री नहीं है बड़े जिसकी भाई देश को भी हैं, जरूरत बहुत है। सीनियर हैं। आप भाजपा की तरफ ध्यान रखिए। नहीं, मुझे देखिए, मुझे तो सारे पैटर्न, क्योंकि मुझे तो प्रदेश की बात भी करनी है और देश की बात भी करनी है, क्योंकि आने वाले समय में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी जब 10 मार्च को सत्ता पे काबिज होंगे और उनका जनता अपने प्यार और आशीर्वाद से उनके सर पे ताज पहनाएगी, तो उसके बाद सवाल हम यही है 2024 के लिए अभिषेक, बात सवाल यही है। सुनिए अभिषेक, सवाल तो लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या देश को खतरा है किसी एंगल से? सवाल ये बनता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज उठाया सवाल। देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश बड़े ही प्यार और सद्भावना को लेकर के चलने वाला प्रदेश है। आप देखिए, ये सबसे बड़ा गवाह कोविड काल में रहा कि जब उत्तर प्रदेश में सड़कों पे लाशें बिखरी हुई थी, शमशानों पे लाशें बिखरी हुई थी, तो एक मुसलमान ने दूसरे हिंदू की मदद की, हिंदू ने मुसलमानों के लिए मदद की, सिख ईसाई सबके लिए एक दूसरे ने मदद की। तो ये इसी चीज को बताता है कि हमारे देश का जो पर्याय है कि अखंडता में एकता, ये उसी चीज की बुनियाद है। और जो लोग ये ढिंडोरा पीटते हैं कि समाजवादी के आने से देश को खतरा है, प्रदेश को खतरा, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। ये उनकी दूषित मानसिकता को बताता है। क्या सपा के पहले क्या हिंदू खतरे में था, या फिर मुसलमान खतरे में था, या सिख खतरे में था? देखिए, बात आपको प्रदेश के विकास की बात करनी पड़ेगी। आपने प्रदेश के लिए काम क्या किया है, जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी आपको। जब एम्बुलेंस सेवा जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चालू की थी तो इन चीजों पर बात नहीं की थी। जब डायल 100 चालू किया तो इन चीजों पर बात नहीं की थी। उन्होंने जब 1090 की बात की तो इन चीजों पर बात नहीं की थी। उनका सिर्फ एक मोटिव था कि वो प्रदेश को आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि उनके लिए कानून व्यवस्था भी जरूरी है, महिलाएं भी जरूरी है, युवा भी जरूरी, जिनको रोजगार उन्होंने दिया। हर एक पैटर्न जरूरी है, क्योंकि प्रदेश को आगे लेकर के चलना है। वही प्रदेश, वो देश की प्रगति का आधार बनता है। दीपक जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है कि बिल्कुल यहाँ पर ये सवाल मैं लेना चाहूंगी दीपक जी आपसे कि अभी क्योंकि विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पर, लोकल मुद्दों पर होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी हर चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे को जोड़ती है। आखिर कब तक राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, कब तक इसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहले तो मैं प्रीति जी एक बात स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी, अभी अभिषेक वाजपेयी जी ये बोल रहे थे कि मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं होता, तो देखिए हिंदू भी राष्ट्रवादी है, मुसलमान भी राष्ट्रवादी है। दीपक जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहीं भी मेरे शब्दों में कहीं पे भी नहीं है, अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं होते हैं। आप अपने शब्दों को, आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके से बोलते हुए। ये आपकी दूसरी मानसिकता का प्रतीक है। मैंने कहीं भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। गलत है आपका तरीका बात करने का, मैं बता रहा हूं आपको। ये बिल्कुल गलत है संजीव जी, इनको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके से वक्तव्य देते हुए। मैंने मेरे किसी भी वक्तव्य में ऐसा कहीं नहीं था कि दीपक जी सोच समझ कर बोलिए। अभिषेक जी रुकिए, दीपक जी सोच समझ कर बोलिए जी, सोच समझ कर बोलिए दीपक जी। जी अभिषेक जी सुनिए, सोच समझ के बोल रहा हूँ जी। इन्होंने वो गलत बोला और मैंने उसे सुना और अच्छे से सुना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम और आप एक हवा का झोंका है। मान के चलिए ये आतंकवादियों को आश्रय देते हैं। मैं घर से कल सुबह निकला, बम फटा, हवा के झोंके में हम तो चले गए, पर उसके बाद में हमारा एक परिवार है। देखिए, आतंकियों को परिश्रय देने का काम कौन कर रही है? समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर 2013 के अंदर इन्होंने क्या आतंकवादियों से केस वापस नहीं लिए? क्या हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं आई? क्या मोहम्मद सादात इनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में नजर नहीं आते? क्या एक शब्द अखिलेश यादव बोलते हैं और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं? जब इस तरह का
व्यवहार ये उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे तो लोगों का प्रश्न चिन्ह उठेगा नहीं उठेगा। मुझे लगता है दीपक जी आपकी परेशानी ही यही है, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है। आप वही लोग हैं जो पीडीपी के साथ बाकायदा गठबंधन में सरकार चलाते हैं और उनके साथ आतंकवादियों को सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मेट्रोस के बारे में भी बताया, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप प्रदेश के जिम्मेदार व्यक्ति होने के बाद अगर इस तरीके से आप वक्तव्य दे रहे हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि संजीव जी, आपको ऐसे दीपक जी या किसी और भी व्यक्ति को ऐसे लोगों को बुलाने के लिए आपको 10 बार सोचना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे दीपक जी कोई भी हो। अगर दीपक जी, आतंकवाद चौथे चरण से पहले तो नहीं आया था, अब आतंकवाद का मुद्दा एकदम से आ गया और सपा पर इसका आरोप मंडा जा रहा है। 3 चरणों तक तो आतंकवाद का मुद्दा कहीं पर नहीं था चुनाव प्रचार में। प्रीति जी, आतंकवाद का जो 2013 का मुद्दा था जिसमें इन्होंने अखिलेश यादव जी ने आतंकियों से केस वापस लेने का काम किया, इस बात को मुद्दे को हम समय समय पर उठाते आए और कई ऐसी डिबेटें हैं जो संजीव जी के साथ में हुई और उसमें उन्होंने प्रखरता के साथ में और प्रमुख रूप से इस मुद्दे को उठाया है। परंतु आज उनकी जब फोटो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में उनके पिता की जो मास्टरमाइंड है उनके पिता की फोटो वायरल हो जाती है तो ये स्पष्ट रूप से हो जाता है साबित कि देखिए आज आश्रय कौन दे रहा है, उन लोगों का संरक्षण कौन कर रहा है। क्या अखिलेश, मेरा एक सवाल है, आप अभिषेक वाजपेयी क्यों नहीं बताते कि अखिलेश यादव जी आज 4-5 दिन हो गए, एक शब्द क्यों नहीं बोलते? उनके साथ फोटो वायरल होने पे एक शब्द तो बोला जा सकता था। ठीक है, इतनी खामोश। अभिषेक जी, मैं छोटी सी बातों में मैं छोटी सी बात पे एक बात का जवाब देता हूँ। इनको पहली बात तो इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी अगर पुत्र दोषी है तो पिता को आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी तरीके से मैं उसी बात में आपको दीपक जी बता जवाब दे रहा हूँ। जब अजय टेनी जी के इलाके के ऊपर में बाकायदा किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी तो आपने टेनी जी का क्यों नहीं पुत्र दोषी था ना, पिता दोषी नहीं था। आपने अजय मिश्रा टेनी से क्यों नहीं सवाल लिया? आपने अजय मिश्रा टेनी से क्यों नहीं लिया? अगर एक व्यक्ति दोषी है तो आप दूसरे को सजा नहीं दे सकते हैं, आप पूरे परिवार को सजा, पूरा परिवार को दोषी साबित नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए, मैं जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ। दीपक जी बोलते हैं अपने वक्तव्यों को आप सोचिए कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी जी को आप बोलिए कि इस्तीफा दें, वो जिम्मेदारी लेंगे। और आप चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वक्तव्य दें, आप चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वक्तव्य दें ताकि आप हिंदू मुस्लिम आतंकवाद पे इन सब चीजों को लेकर के आ जाए। लेकिन हम इन जालों में फंसने वाले नहीं है, हम सब मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे, जनता के लिए जो जरूरी होगा हम उस पर बात करेंगे। आप मुद्दों की बात कीजिए। आप हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों पे तो आप आए नहीं। विजय जी, हम गन्ने की बात कर रहे हैं, जिन्ना में तो आप गए। क्या राजनीतिक दलों के प्रवक्ता अपने हिसाब से परिभाषाएं नहीं गढ़ते हैं क्या विजय जी? अपनी सहूलियत के हिसाब से, चूंकि पॉलिटिक्स में यही चलता है और यही तरीका है। देखिए, जो सवाल आपने किया था, प्रधानमंत्री ने भी तो एक इंटरनेशनल इश्यूज को यूपी के इलेक्शन में उन्होंने लॉन्च किया, उनको अपनी पार्टी की मदद चाहिए। और देखिए, जहां तक राष्ट्र के प्रति प्रेम की बात है, वो तो सभी को होना ही चाहिए और हर चुनाव में वो मुद्दा अगर बनता है तो चूंकि बीजेपी उसे सबसे ज्यादा उठाती है तो एक टैग लग गया है, तो क्या राष्ट्र विरोधी थोड़ी है बाकी पार्टियां। लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम और नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, और चुनाव में नैतिक मूल्यों पे भी बहस होनी चाहिए कि आप जैसे बिहार में उन्होंने नशाखोरी बंद कर दी, उत्तर प्रदेश में शराब एक गंभीर इशू है जिससे लोगों की मौतें हो जाती हैं, वो भी सरकारी ठेके से। तो ये ऐसे इश्यूज आने चाहिए चुनाव में। अब ये वो दौर है कि जब हम रोटी कपड़ा मकान से आगे निकलकर डेवलपमेंट के दूसरे इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो नैतिक शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ कह रहे हैं आप संजीव जी? नहीं दे रहा। क्या आपको लगता है कि ये जो बुलडोजर गर्जा है माफियाओं पर, इसका फायदा होगा पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की सरकार को? अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको कोर्ट से भी तो सजा होनी चाहिए। बुलडोजर गरजने की जरूरत शायद तब न पड़ती जब हर मर्डर के बाद साक्ष्य के अभाव में अगर कोई बरी हो जाता है और पूरी दुनिया जानती है कि मर्डर कौन करता है, कैसे करता है। आखिर हम लोग डरने के लिए थोड़ी उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि कोई डराता रहे हमें। कभी सरकारें डराएं, कभी माफिया डराए, कभी छोटा वाला गुंडा डराए, कभी बड़ा वाला गुंडा डराए। तो डरने के लिए देखिए पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। मैं इस मामले में
योगी की कार्रवाई की मैं सराहना करता हूं। कम से कम हाँ, उनपे जो आरोप लगे हैं, जो विपक्ष ने आरोप लगाए, उस थोड़ा देर से लगाए, समय के पहले लगाना चाहिए था। जो और ऐसे एलिमेंट हैं जो छूट गए हैं, मुझे लगता है कि अगर सपा को मौका मिले तो उनको जरूर बुलडोजर चलाना चाहिए। और किसी भी तरीके की का भेदभाव, किसी भी तरीके के माफिया और वोट बैंक में नहीं होने चाहिए। वोट बैंक से मेरा मतलब माफियाओं के पास अपना वोट बैंक होता है। मैं आपको बताऊं संजीव जी, बिल्कुल विजय जी, यहाँ पर लोगों को भी ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समय की कमी है। माफ़ी के साथ आप सभी को यहाँ रोकना चाहूँगी और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपका भी, विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी शुक्रिया। तो यहाँ पर चौथे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में मुद्दे यहाँ पर जो हावी है, जनता उनसे कितनी प्रभावित होगी ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जागरूक भी दिख रहे हैं। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर जनता के मन में क्या है और कौन सत्ता पर काबिज होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कबीर